नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर एमपीपीएससी एफएसओ के संबंध में जो अलग-अलग राज्यों के पीवाईक्यूज हैं उनकी चर्चा करते हैं। आज की जो एक क्लास है, यह गुजरात पीसीएस के 2021 के डिस्कशन की आखिरी क्लास है। कल की नेक्स्ट क्लास से हम एक नया पेपर उठाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली शायद केरल पीसीएस का पेपर उठाएंगे 2021 का। ठीक है, आप में से जो लोग भी एमपीपीएससी एफएसओ की तैयारी सीरियस मोड में होकर के कर रहे हैं, वह यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं, वह जॉब्स वाला के द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग इसके साथ 7,000 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल एंड टेस्ट है। बाकी सभी डिटेल्स आपको स्क्रीन में शो ही हो रही हैं। ठीक है, अब अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों का लगातार था कि ये जो डिस्कशन हो रहे हैं लगातार, इनका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया है। जॉब्स वाला की एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको टेस्ट सीरीज फोल्डर के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। चलो चालू करते हैं हमारा आज का अपना डिस्कशन। ये आज का पहला क्वेश्चन है और होल पेपर का 181वां प्रश्न है। ठीक है, कितना 181 क्वेश्चन है ना, 181st क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पहला इस पहले प्रश्न का प्रश्न है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एफएसएस, जस्ट अ मिनट, है ना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एफएसएस लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आरडीए प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्ट मार्केटिंग इंडिया। ठीक है, देखो जो हमारा लेबलिंग डिस्प्ले रेगुलेशन है वो कब आया, 2020 में आया। वो ऑलरेडी कब था, 2011 में था। उसको अपडेट करके 2020 में एक नया वो लाया गया, रेगुलेशन लाया गया। ठीक है, अभी हमारे लिए 2020 का काम का है। तो जो 2020 का रेगुलेशन, उसके हिसाब से बात करें तो हर जो फूड आइटम होता है उसमें जो लेबल रहता है उसमें क्या बताना पड़ता है, आरडीए बताना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो आरडीए रहता है, इसका रिकमेंडेशन देश में करता कौन है। तो इसके रिकमेंडेशन के देश में एक संस्था बनी हुई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अलॉन्ग विथ एनआईएन, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, कहाँ है ये, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और आईसीएमआर मिल करके देश में आरडीए अलाउंस वो करते हैं, अलाउंसेस बताते हैं। अभी जो इनका लेटेस्ट वो चल रहा है, रिपोर्ट चल रहा है, वो 2020 का चल रहा है। कब का चल रहा है, आरडीए 2020 का चल रहा है। ठीक है, आप कहीं पर भी पढ़ें, कई सारी किताबों में आपको 1968 का दिख रहा होगा, वो गलत है। ठीक है, उसको मत पढ़िए। जो अपडेटेड आरडीए रिकमेंडेशन है आईसीएमआर का, एनआईएन अलॉन्ग विथ एनआईएन, वो 2020 का, आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आईसीएमआर एनआईएन मिल करके ये रिकमेंडेशंस देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, बाकी यहाँ पे चंद बातें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा आपका महत्व का नहीं है। ठीक है, चलो अगला आता है कि एफएसएसआई हैज इशूड एन एडवाइजरी बैनिंग द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉर रैपिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स, है ना। कि जो एफएसएसआई है उसने क्या किया, एडवाइजरी जारी करी है, और उस आदेश के तहत उन्होंने बोला कि हम जो मैन्युफैक्चरर हैं वो निम्नलिखित में से इस पदार्थ का रैपिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, ठीक है, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, एल्यूमिनियम फॉइल बाकायदा आज भी यूज हो रहा है और फूड ग्रेड का यूज हो रहा है। न्यूज़पेपर में आप पैकिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि कोई फूड आइटम को न्यूज़पेपर में डायरेक्टली पैक किया जा रहा है, ठीक है, प्राइमरी पैकेज के तौर पे न्यूज़पेपर में पैक किया जा रहा है, तो यह एक अपराध है। ठीक है, यह एक अपराध है, ध्यान में रखना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइमरी पैकेजिंग की बात करूँ। आप प्राइमरी पैकेज के तौर पे, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे आप न्यूज़पेपर का यूज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल वह होता है जो डायरेक्टली फूड के कांटेक्ट में होता है। जो क्या होता है, डायरेक्टली फूड के कांटेक्ट में होता है। जैसे एक थैली में क्या भरते हो तुम, मान लो उदाहरण के लिए चाय भरते हो। ठीक है, तो जो चाय है वो थैली के डायरेक्ट संपर्क में है। ठीक है, इसी प्रकार से तुमको समोसा दिया जाता है न्यूज़पेपर में, तो समोसा किसके संपर्क में है, न्यूज़पेपर के संपर्क में है, तो ये डायरेक्ट पैकेजिंग हो गया। ठीक है, डायरेक्ट रैपिंग हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, अपराध है। कारण कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें इंक होती है, और इंक क्या होती है, पॉइजनस होती है। ठीक है,
ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो एफएसएसआई एडवाइजरी 2020 में इसको रिट्रेट किया गया था। 2016 में भी इस प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप न्यूज़पेपर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पैकेजिंग जो है पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, यूनिट 7 में है, प्राइमरी नहीं यूनिट 8 में शायद है ना, यूनिट 8 में वहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, एक्टिव पैकेजिंग क्या होती है ना, मैप पैकेजिंग क्या होती है, असेप्टिव पैकेजिंग क्या होती है, जरूर आप सब कुछ क्या है पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़िए, आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। अगला, द कंसंट्रेशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड इन फॉर्मेलिन सॉल्यूशन इज, फॉर्मेलिन का जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, तो एफएसएसआई के हिसाब से बात करें तो उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 40% होता है। इसको कहाँ यूज किया जाता है, फिश वगैरह के प्रिजर्वेशन के तौर पर यूज किया जाता है ना, फिश इंडस्ट्री में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको। तो फॉर्मलिन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड टिपिकली कंटेनिंग 37% फॉर्मल्डिहाइड बाय वेट और 40% बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, 40% है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे दो आंसर हो सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं है, बट समझने के लिए कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड डाला जाता है फॉर्मल के सॉल्यूशन में, तो वेट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम डाला जा सकता है, ठीक है। तो यदि आप वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये 37% रहेगा। जिन लोगों ने भी केमिस्ट्री लैब में थोड़ा सा भी काम किया है, क्योंकि एग्जाम में केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है, तो मेरे ख्याल से सब ने केमिस्ट्री में कभी ना कभी प्रैक्टिकल किया होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस बनाए होंगे, ठीक है। तो वेट बाई वॉल्यूम कैसे बनता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैसे बनता है, मेरे ख्याल से पता होगा आपको, ठीक है। तो इतना मतलब मैं अंडरस्टूड करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम का बेसिक रिक्वायरमेंट केमिस्ट्री है, ठीक है। तो वेट बाई वॉल्यूम यदि सॉल्यूशन बना रहे हैं देन 37% फॉर्मेल्डिहाइड का कंसंट्रेशन रहेगा, और यदि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बना रहे हैं तो 40% रहेगा, और हमारे ऑप्शन में 40% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ही दिया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, 40% हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो फॉर्मलिन जो कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऑफ 40% है, इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। अभी हमने ऊपर बात करी कहाँ पे प्राइमरली यूज किया जाता है, फिशिंग इंडस्ट्री में। कहाँ पे यूज किया जाता है, फिशिंग इंडस्ट्री में एज यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव, है ना। इसके अलावा वो प्रिजर्वेशन का काम कर कैसे रहा, डिसइंफेक्शन के तौर पर काम करता है। वो है प्रिजर्वेटिव, लेकिन काम कैसे करेगा, एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है, ठीक है। क्या करता है, इन्फेक्शन को वहाँ पे खत्म करता है, रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स दिए हुए, इन फैक्ट्स को आप जरूर एक बार पढ़ें, ये आपके काम के हो सकते हैं, ठीक है। चलो अगला है, एगमार्क स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड बाय। जो एगमार्क स्टैंडर्ड्स होते हैं वो निम्नलिखित में से कौन अप्रूव करता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना। जो एगमार्क की पूरी व्यवस्था है वो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, डीएमआई कहते हैं हम इसको, क्या है, डीएमआई कहते हैं। इसके द्वारा ये मैनेज की जाती है, इसके द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के तहत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का मंत्री कौन है, है ना, शिवराज सिंह चौहान उसके एसएससी है ना। एसएससी प्रोटेस्ट जो होता है वो उसके क्या है, शिवराज सिंह चौहान उसके मंत्री हैं, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के। ये इसके भी मंत्री हैं, किसके, ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय के, ठीक है। रूरल और पंचायती जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके भी ये मंत्री हैं, ठीक है। जो एगमार्क है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। किससे सबसे मिलकर बना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। ये एक अधिनियम लाया गया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में। कब लाया गया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में लाया गया था। उससे एगमार्क की स्थापना की गई थी, और इसको अमेंड कब किया गया था, 1986 में अमेंड किया गया था। कब अमेंड किया गया था इसको, 1986 में अमेंड किया गया था। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली संस्था कौन है, डीएमआई है। डीएमआई कब बनी थी, 1935 में बनी थी। डीएमआई कब बनी थी, 1935 में बनाई गई थी, ठीक है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे, बाकी के भी मार्क यहाँ पे दिए हुए, सब के सब मार्क आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, है ना। ये सभी के सभी मार्क आपके सिलेबस का हिस्सा है, यूनिट 10 में स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फसाई, निम्नलिखित में से कौन है, वो है जो फसाई के इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पॉन्सिबल है। देखो फसाई क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। फसाई क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। देखो बॉडी जो होती है, निकाय जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, वो कैसे बने इस पर निर्भर करता है वो किस प्रकार के होंगे। हम स्टैच्यूटरी बॉडी उसको कहते हैं जो किसी लॉ से बनती है, किसी एक्ट से बनती है, किसी कानून से बनती है, ठीक है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन
है ना, जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे उदाहरण के लिए भारत का चुनाव आयोग संविधान के 324 अनुच्छेद में मेंशन है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो लॉ से बनती है, जैसे फसाई है, फसाई कहाँ से बना, जो फसाई अधिनियम लाया गया 2006 में, वहां से बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बॉडीज को डिवाइड कर सकते हैं। बट अभी के लिए कि फसाई को कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो फसाई को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है उसको हम क्या कह सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डायरेक्टली वो किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, जगत प्रकाश नड्डा है ना। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। ये वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर रहे हैं ना, पपेट अध्यक्ष के तौर पे। चलो अगला आता है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था है फसाई का, 2006 में कानून ला करके इसको बनाया गया, ठीक है। 2006 में जो कानून है वो 23 है ना, 23 अगस्त 2006 को कानून को प्रेसिडेंट का असेंट मिला। 24 अगस्त से को उसको क्या कर दिया गया था, नोटिफाई कर दिया गया था। नोटिफाई करने का मतलब अधिसूचना जारी कर दी गई थी, गजट में उसको क्या कर दिया गया था, प्रकाशित कर दिया गया था। लेकिन संस्था की स्थापना कब की गई थी, 2008 में। संस्था की स्थापना कब हुई थी, 2008 में, है ना। हम एक्ट की बात कर रहे थे अभी यहाँ पर, और यहाँ पे हम किसकी बात करें, फसाई बॉडी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक्ट की बात करते हैं। संस्था कब बनाई गई थी, 2008 में। लेकिन ये सब कुछ ऑपरेशनल कब से हुआ था, 2011 से, है ना। क्यों, क्योंकि कोई भी एक्ट बिना रेगुलेशन और बिना रूल के काम नहीं कर सकता। रेगुलेशन कब बनाए गए, पहली बार 2011 में बनाए गए थे, ठीक है। खैर, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी क्या हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गई। इंप्लीमेंटेशन इज कैरिड आउट बाय, इसके जो इंप्लीमेंटेशन है वह निचले स्तर पे क्या किए जाते हैं, कई सारे अधिकारियों के द्वारा या व्यवस्थाओं के द्वारा तय किए जाते हैं। ये सब एक्ट में मेंशन्ड है। जैसे एक सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है ना, सेंट्रल एडवाइजरी अथॉरिटी भी होती है। इसके अलावा स्टेट कमिश्नर्स होते हैं, है ना। जैसे आप लोग जो एफएसओ बनोगे तो आप दरअसल किसके अंडर काम करोगे, स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर के अंदर काम करोगे। मतलब एग्जैक्टली स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर के अंदर काम नहीं करेंगे। मतलब व्यवस्था इस तरीके से होती है, एफएसओ सबसे निचले स्तर पे हो गया, उसके ऊपर कौन हो जाता है, डेजिग्नेट ऑफिसर हो जाता है, और उसके ऊपर कौन हो जाता है, पूरे राज्य का एक स्टेट कमिश्नर हो जाता है ना। ये क्या होता है, जिले का प्रभारी होता है, ये राज्य का प्रभारी होता है, ये किसी एक सर्कल का, किसी एक क्षेत्र का प्रभारी होता है, ठीक है। जो कि काम कौन अलॉट करेगा, इसको ये अलॉट करेगा, ये, और इसको काम कौन अलॉट करेगा, ये अलॉट करेगा, इसको कौन काम अलॉट करेगा, कोई अलॉट नहीं करेगा। वो डायरेक्टली मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, मंत्रालय उसको क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। फसाई में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक चेयरपर्सन होता है। टोटल कितने होते हैं, 23 होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। कहीं पर भी यदि लिखा हुआ है 22 सदस्य प्लस इंक्लूडिंग चेयरमैन, वो गलत लिखा हुआ है। 22 सदस्य इंक्लूडिंग चेयरमैन की भाषा गलत है। 22 सदस्य हैं, चेयरमैन अलग से बताना पड़ेगा। चेयरमैन एक होता है, 1/3 होते हैं, 1/3 महिलाएं होती हैं, ठीक है। इनमें से 7 क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। जो सातों के साथ कहाँ से आते हैं, 7 मंत्रालयों से आते हैं। वो आप कहाँ मिलेगा, जो 5वां वो देखेंगे, सेक्शन उठाएंगे अधिनियम में, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मार्क इज मैंडेटरी फॉर द प्रोडक्ट एज पर द प्रोविंस ऑफ द एफएसएस प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल्स रेगुलेशन 2011, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एफएसएस प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल्स रेगुलेशन 2011 के हिसाब से कौन सा फूड प्रोडक्ट के लिए बीआईएस मार्क आवश्यक होता है, कौन सा फूड प्रोडक्ट के लिए बीआईएस मार्क आवश्यक होता है। देखो वापस से मैं बता देता हूँ, एक क्लैरिटी दे देता हूँ, ठीक है। बीआईएस मार्क जिन चीज़ों के लिए भी आवश्यक बताया गया था, आवश्यक बनाया गया था, उन सभी चीज़ों के लिए क्या किया जा चुका है, डी नोटिफाई किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है, डी नोटिफाई किया जा चुका है। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस वर्ष से क्वेश्चन पेपर बनाया गया था उस वर्ष आवश्यकता थी। और ये किसके लिए था, ये था मिनरल वाटर के लिए। क्या के लिए था, ये मिनरल वाटर के लिए, ठीक है। अब वापस से मैं चलो मान लेता हूँ कि भले डी नोटिफाई हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो उस समय तुमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आप जाएंगे, अधिनियम को खोलेंगे, सॉरी रेगुलेशन को खोलेंगे, तो रेगुलेशन में आपको स्पष्ट तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था सॉरी हमारा आंसर क्या था, मिनरल वाटर था, है ना। हमारे आंसर के हिसाब से जाए मिनरल वाटर के हिसाब से, तो कौन सा बीआईएस मार्क रखा गया था उसके लिए, IS 13428 रखा गया था। क्या रखा गया था, IS 13428 रखा गया था, ठीक है।
इसी प्रकार से बाकी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे बताए गए हैं IS मार्क्स। जैसे मिल्क पाउडर है तो उसके लिए 11.65 रखा गया था, है ना। मिल्क पाउडर के लिए क्या रखा गया था, 11.65 रखा गया था, ठीक है। यदि पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर दोनों अलग अलग होते हैं, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या रखा गया था, 14.543 रखा गया था। क्या रखा गया था, IS 14.543 मार्क रखा गया था, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से इसी रेगुलेशन में पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी क्या बताए गए थे, BIS मार्क्स बताए गए थे, ठीक है। यदि आप पैकेजिंग मटेरियल की बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन की बात करते हैं। पॉलीइथाइलिन के लिए क्या रखा गया था, 101.46 रखा गया था, ठीक है। आप यदि स्टाइरिन पॉलीमर्स की बात करेंगे तो उसके लिए क्या रखा गया था, 101.42 रखा गया था, ठीक है। यदि आप पॉलीप्रोपाइलिन की बात करेंगे तो 109.10 रखा गया था। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो 151 रखा गया था। वापस से इत्मीनान से बैठ करके इसको रट लेना है, ठीक है। इत्मीनान से बैठ करके इसको रट लेना है, ताकि एग्जाम में यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, आता है, तो हमको बनना चाहिए, ठीक है। हम वहाँ पे बैठ करके पंखे की पंखुड़ियाँ ना गिन रहे हो, ठीक है। चलो अगला आता है फॉर द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन डिग्रेडेशन एट पर सिंगल कंजम्पशन पैक ऑफ द प्रोडक्ट एंड पर परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। वापस से सिंपल सी पूरी कहानी, मतलब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को मैं सिंपल तुमको वो कर देता हूँ कि भाई जब RDA कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें रेफरेंस वैल्यू कितनी रखी जाती है। RDA वगैरह जब कैलकुलेट किया जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है किसी भी फूड प्रोडक्ट की, किसी भी आइटम की, किसी भी पैक्ड मटेरियल की, तो उसमें रेफरेंस वैल्यू क्या रखी जाती है, रेफरेंस में क्या रखा जाता है उसको, ठीक है। तो उसमें रेफरेंस के तौर पे क्या रखा जाता है, 2000 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे रखा जाता है। क्या रखा जाता है, 2000 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे के तौर पे रखा जाता है। क्या रखा जाता है, 2000 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे रखी जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे चंद बातें और लिखी हुई हैं, जैसे उदाहरण के लिए 2000 किलो कैलोरी पर डे क्या हो गया, बेसिस फॉर RDA लेबलिंग हो गया, जो हमारा एग्जैक्टली वो था, क्वेश्चन था, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए कितनी होती है, 50 ग्राम पर डे होती है ना। ये दरअसल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो ये कैलकुलेशन किया जाता है कि प्रोटीन हमको कितना चाहिए, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो यदि आप 50 किलो के तो 50 किलो चाहिए, है ना। यदि 50 किलो के तो कितना प्रोटीन चाहिए आपको, 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का तरीका रखा जाता है। ये कहाँ मिल जाएगा आपको, RDNIN 2020 के उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। सैचुरेटेड फैट से आपके शरीर को कितनी एनर्जी आनी चाहिए, लेस देन 10% आनी चाहिए। ट्रांस फैट से कितनी आनी चाहिए, लेस देन 1% आनी चाहिए, है ना। सॉल्ट कितना मिलना चाहिए आपको प्रतिदिन, है ना, लगभग 5 ग्राम पर डे मिलना चाहिए। तो ये अलग अलग डिफरेंट वो हैं, पैरामीटर्स हैं। मेरे ख्याल से पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े थे तो जरूर पढ़िए व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। अगला, ग्रेन इज ए यूनिट ऑफ। ग्रेन किसकी यूनिट होती है, तो ग्रेन दरअसल भार की मापन की यूनिट होती है। किसकी होती है, भार मापन की यूनिट होती है। आप उसको मास भी कह सकते हैं, आप उसको वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, मास भी कह सकते हैं, वेट भी कह सकते हैं। वर्तमान समय में इसको यूज नहीं किया जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मास यूनिट है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मास यूनिट है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेट ऑफ अ ग्रेन ऑफ अ सेरेल लाइक बार्ले और अ वेट, ठीक है। तो जो ग्रेन का सिद्धांत, ग्रेन को एज अ यूनिट यूज करने का, ग्रेन को एज अ मापन की इकाई यूज करने का जो सिद्धांत है बहुत पुराना है। और इसमें जो ग्रेन का मतलब क्या होता है, अनाज ही होता है। ग्रेन जो शब्द है ना, उसका मतलब ही अनाज होता है। उसी को हम क्या बनाते थे, बेसिस बनाते थे। लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखने के लिए, 1 ग्रेन का मतलब क्या होता है, 1 ग्रेन का मतलब होता है लगभग 64 mg, है ना। तो अब क्या करें, आप कोई एक बड़ा दाना उठाएंगे, उसका वेट लगभग कितना निकलेगा, 64 mg के आसपास निकलेगा। वो एग्जैक्टली यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इस जो वो है यूनिट है, इसको यूज किया जाता है आज भी किसमें, फार्मेकोलॉजी सेक्टर में। कहाँ पे यूज किया जाता है, फार्मेकोलॉजी सेक्टर में, जहाँ पे ड्रग्स की डोजेस तय की जाती है ना, दवाइयों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके अलावा जो ज्वेलरी सेक्टर, उसमें यूज किया जाता है। ज्वेलरी सेक्टर मेरे ख्याल से आपने अपने गांव क्षेत्र में महिलाओं को बोलते हुए सुना होगा। जैसे हमारे क्षेत्र में बोलते हैं कि जब वो है जो मंगलसूत्र पहनती हैं महिलाएं, उसमें जो छोटे छोटे वो लगी रहती है, बालियां लगी रहती हैं, सोने छोटी 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 वो लगी रहती हैं, गुड़िया लगी रहती है ना, उसमें सोने की, तो उसको बूंदा बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, बूंदा बोलते हैं। ये बूंदा शब्द कहाँ से निकल के आता है, वो बूंदा शब्द निकल के आता है जौ से। कहाँ से निकल के आता है, जौ से निकल करके आता है। जौ का आकार जितना होता है 64 mg के आसपास का रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। चलो यहाँ पे बाकी अंदर बातें दी भी हुई हैं, उनको भी ध्यान में रखना, ठीक है।
चलो अगला आता है, द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर, है ना। आईएसआई की स्थापना कब की गई थी? देखो आईएसओ की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, कल ही पढ़ाया था। और आईएसआई की स्थापना कब की गई थी? 1947 में ही, है ना। कब हुई थी? 1947 में स्थापना की गई थी। जो आईएसआई है ना, जो आईएसआई है उसको स्थापित कब किया गया? 6 जनवरी 1947 को। कब स्थापित किया गया? 6 जनवरी 1947 को इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरा कि इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? इसके पहले डायरेक्टर थे डॉक्टर एलसी बर्मन। कौन थे इसके पहले डायरेक्टर? डॉक्टर एलसी बर्मन इसके पहले डायरेक्टर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में पूरी इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बीआईएस के दायरे में ला दिया गया। बाद में पूरी इस व्यवस्था को किसके दायरे में ला दिया गया? बीआईएस के दायरे में ला दिया गया। कब? 1986 में, जब क्या बना दिया गया? बीआईएस कानून बना दिया गया। ठीक है, चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड? निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है? कौन सा एक ऐसा सॉलिड है जिसके क्रिस्टल नहीं बनते हैं? भाई ऑब्वियस सी बात है, कभी भी रबर के क्रिस्टल कैसे बनाओगे, है ना। रबर के क्रिस्टल बनाना असंभव है ना। रबर के क्रिस्टल बनाना असंभव है, तो हमारा आंसर भी क्या है? रबर ही है। वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड ना होकर के कैसा सॉलिड है? अमॉर्फस सॉलिड है। कैसा है? अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ग्लास भी, यदि यहाँ पे रबर की जगह क्या लिखा होता? ग्लास लिखा होता, तो ग्लास भी उसका आंसर हो जाता। ग्लास भी क्या? अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, उसके भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? वो जो क्रिस्टल बनाते हैं, है ना। एटम्स अरेंज्ड इन अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, डिफाइनाइट एक शेप होगा। देखो जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनका हमेशा एक क्या रहेगा? फिक्स्ड आकार रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो क्या रखेंगे? एक फिक्स्ड आकार आकार रखेंगे और शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक है, जैसे NaCl, डायमंड, आइस, शुगर, मेटल्स, है ना, एक्सेट्रा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए तुम शक्कर को क्या कर दो? पहले उबाल दो, तो वो क्या हो जाएगी? कैरामलाइज हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। बाद में उसको ठंडा कर दो, जैसे ही ठंडा कर दोगे तो उसके क्या बन जाते हैं? पूरे क्रिस्टल बन जाते हैं। उनका एक अपना शेप होता है। अमार्फस जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, है ना, ये नॉन लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। सॉफ्टन ग्रेजुअली ओवर रेंज ऑफ दी टेम्परेचर। ये सॉफ्ट होते जाते हैं, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉफ्ट होते चले जाते हैं। जस्ट एग्जांपल में कि रबर, ग्लास, प्लास्टिक, है ना, पेज, जेल, थिन फिल्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है बाबू, है ना। अगला, कार्बन आइसोटॉपिक एनालिसिस यूज्ड फॉर, है ना। कार्बन आइसोटॉपिक एनालिसिस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो कार्बन आइसोटॉपिक एनालिसिस का उपयोग कंफर्मिंग ओरिजिन ऑफ दी हनी के लिए किया जाता है। ठीक है, कि शहद की उत्पत्ति कैसे हुई है, शहद की उत्पत्ति की पुष्टि करने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन आइसोटॉपिक एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, कन्फर्मिंग ओरिजिन ऑफ दी हनी। एंड इसके अलावा हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन विद कार्बन शुगर लाइक, कार्बन फॉर शुगर लाइक केन शुगर और कॉर्न शुगर। ठीक है, तो कार्बन फोर शुगर क्या होती है? तो वह शुगर जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पहले भी आपने पढ़ के रखा हुआ है, पहले भी पढ़ाया हुआ है। जो शुगर होती है वो 3 कार्बन से लेकर के सामान्यतः 6 कार्बन तक जाती है। 6 कार्बन वाली शुगर को हम क्या बता रहे होते हैं? हेक्सोज बता रहे होते हैं। इसमें प्राइमरली सबसे प्रमुख क्या आता है? ग्लूकोज आता है ना। इसमें सबसे प्रमुख क्या आता है? ग्लूकोज आता है। इसके अलावा क्या आता है? फ्रक्टोज आता है। ठीक है, जो 3 कार्बन वाली शुगर होती है, आप क्या कह रहे होते हैं? उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड कह रहे होते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे की जा रही है कि यदि किसी मटेरियल में, फूड मटेरियल में कार्बन फोर शुगर का एडल्ट्रेशन किया गया है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? कार्बन आइसोटॉपिक एनालिसिस का यूज करते हैं अलॉन्ग विथ कंफर्मिंग ओरिजिन ऑफ दी हनी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, चलो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ और टेस्ट दिए हुए हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें, है ना। स्टेबल आइसोटॉप एनालिसिस किसके लिए यूज करते हैं? तो स्टेबल आइसोटॉप एनालिसिस का यूज जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द फूड्स को तय करने के लिए करते हैं ना। जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द फूड्स कहाँ से हुआ है, इसको तय करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यदि आप क्या कर रहे हैं? NMR कर रहे हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक उपयोग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं क्या? एडल्ट्रेंट किसमें? फ्रूट जूस में, वाइन्स में, ऑयल्स में। ठीक है, FTIR फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज काहे के लिए किया जाता है? ऑयल्स में एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए, घी में, मिल्क में एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है,
अगला आता है यूनिट ऑफ दी ऑस्मोटिक प्रेशर इज, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेरिक एटीएम और पास्कल, है ना। इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पास्कल। तो पास्कल अभी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि देखो होता क्या है, जो प्रेशर है ना, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक नॉर्मल प्रेशर भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन लगाए हैं। जब आप क्वेश्चन लगाएं तब आप ऑस्मोटिक प्रेशर को अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रेशर है। अब प्रेशर का जो वो होता है, प्रेशर का जो यूनिट होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, एटीएम जिसको सामान्यतः लिखा जाता है, या फिर क्या होता है, पास्कल होता है ना। क्या होता है? पास्कल होता है। तो इस तरीके से उसको बताया जा सकता है। अभी के लिए हमारा राइट आंसर क्या है? पास्कल है, जो कि ये क्या है, एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है। इसके अलावा और कैसे बता सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बता सकते हैं, और किसमें बता सकते हैं? बार में बता सकते हैं, और किसमें बता सकते हैं? एमएमएचजी में बताते हैं। किसमें बताते हैं? एमएमएचजी से तुम्हारे शरीर में जो रक्त का परिसंचरण हो रहा है उसका प्रेशर कैसे बताते हो? एमएमएचजी में बता रहे हो। ऐसे ही बार में भी बताया जाता है, ऐसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर एटीएम में ही बताया जाता है ना। और पास्कल का भी यूनिट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट कौन है? पास्कल है। ये ध्यान में रखना, एसआई यूनिट कौन सी है? पास्कल है, ठीक है। बाकी चीज़ों की भी यहाँ पे यूनिट्स दी हुई हैं, इनको जरूर आप ध्यान में रखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है? डायमेंशनलेस है, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? डायमेंशनलेस है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इन्हीं दोनों को क्यों स्पेसिफिक बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आप इनको डिटेक्शन में यूज करते हैं। यदि मिल्क में पानी का एडल्ट्रेशन चेक करोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से चेक करते हो। क्यों? क्योंकि लैक्टोमीटर क्या काम करता है? इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई कितना, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो आप सॉलिड कंटेंट पता करने के लिए क्या करते हैं? इस मेथड का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो अगला आता है, अर्गॉट स्पेसिफाइड इन स्टैंडर्ड्स ऑफ ओट्स आर रिलेटेड टू, ठीक है। अर्गॉट स्पेसिफाइड इन स्टैंडर्ड्स ऑफ ओट्स आर रिलेटेड टू। अर्गॉट क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्गॉट क्या होता है? दरअसल अर्गॉट की वजह से जो तुमको क्या होता है, अर्गोटिज्म होता है। क्या होता है? अर्गोटिज्म होता है। वो पूरा का पूरा सिस्टम किससे रिलेटेड है? एक फंगस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फंगस से रिलेटेड है, फंजाई से रिलेटेड है, ठीक है। तो फंगल टॉक्सिन कंटामिनेशन, है ना। अर्गॉट अल्कलॉइड्स ये कहाँ से मिलते हैं हमको? क्लेविसेप्स परपूरा से। कहाँ से मिलते हैं? क्लेविसेप्स परपूरिया से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? क्लेविसेप्स परपूरिया से हमको मिलते हैं, ठीक है। यदि ये इंटॉक्सिकेंट प्रोड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली हमको क्या होता है? एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को क्या कहा जाता है? अर्गोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्गोटिज्म कहा जाता है। या अर्गॉट किन में पाया जाता है? व्हीट, बार्ले, ओट और रे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? व्हीट, बार्ले, ओट और रे में पाया जाता है। ओट हमारे ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। जो अर्गोटिज्म होता है इसको क्या कहा जाता है? सेंट एंथनीज फायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट एंथनीज फायर कहते हैं। अर्गोटिज्म के कई लक्षण होते हैं, उनमें से एक लक्षण क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है? वेसल्स आपकी क्या हो जाती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, है ना। वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा? खून का बहाव खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, तो फिर काटना पड़ जाएगा उसको। क्या हम वहाँ पे जो बीमारी फैलती है उसको क्या बोलते हैं? गैंग्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग्रीन बोलते हैं। कई बार लोगों को देखा होगा तुमने, है ना, कि पैर उनका काट दिया गया गैंग्रीन की वजह से, सुना होगा मेरे ख्याल से। तो इसी बीमारी को क्या कहा जाता है? सेंट एंथनीज फायर कहते हैं अर्गोटिज्म को, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना ही। ये कहाँ से आता है? क्लेविसेप्स परपुरिया से आता है, जो कि क्या है? एक फंजाई है, ठीक है। ऐसे ही तुमको एक तुम्हारे एमपी में और छत्तीसगढ़ में एक दाल चलती है। कौन सी दाल है ये? पल्स खेसारी दाल। कौन सी? खेसारी दाल। इस खेसारी दाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइथरस सटाइवस। क्या है? लथाइरस सटाइवस। इस लथाइरस सटाइवस की वजह से ये पॉइजनस दाल है। क्या है? जहरीली दाल है ना। इस लथाइरस सटाइवस की वजह से क्या होता है? लाइथरिज्म होता है। क्या होता है? लोगों में लाइथरिज्म होता है। इस लाइथरिज्म का सबसे मेन लक्षण क्या है? न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस। तुम्हारा मस्तिष्क काम करना क्या हो जाएगा? बंद कर देगा, ठीक है। इस खेसारी दाल की क्या की जाती है? अडल्ट्रेशन किया जाता है। खेसारी दाल का अडल्ट्रेशन किसमें किया जाता है? तुअर दाल में, है ना, और चने की दाल में। किसमें किया जाता है? तुअर दाल में और चने की दाल में अडल्ट्रेशन किया जाता है। बच के खाना भाई दाल, है ना। चलो अगला आता है, यहाँ पे कुछ और बातें दी हुई हैं, जरूर गो थ्रू करें, है ना। अगला आता है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम इन अ फूड इंडस्ट्रीज, है ना। फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
किसी भी इंडस्ट्री में, मतलब फूड इंडस्ट्री में, यदि कोई भी क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हो आप, जीएमपी कर रहे हो, जीएसपी कर रहे हो, एचएससीसीपी कर रहे हो, पीपीपीच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, सबका अंतिम उद्देश्य क्या होगा, है ना, सबका अंतिम उद्देश्य हमेशा से क्या होगा, टू प्रोटेक्ट दी कंज्यूमर्स हेल्थ, है ना, टू प्रोटेक्ट दी कंज्यूमर हेल्थ। देखो, उसका उद्देश्य प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी है, उसका उद्देश्य स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी है, उसका उद्देश्य प्रोसेस द प्रोडक्ट भी है, लेकिन नहीं, सबसे मेन उद्देश्य क्या है, कंज्यूमर की हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है, देखो वापस से जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो दिमाग के दरवाजे खोल करके बैठना है। ठीक है, कारण उसका क्या है कि हमेशा इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जहां पे आपको लगेगा कि 2 से 3 ऑप्शन सही हैं, और वो लिटरली सही होते हैं, सही होते हैं, यहाँ पे भी सही हैं, लेकिन आपको ये तय करना है कि ज्यादा सही कौन है। मतलब आपको ये देखना है कि भाई मोदी जी भी भ्रष्ट हैं, राहुल जी भी भ्रष्ट हैं, तो दोनों में कम भ्रष्ट कौन है, इस तरीके से आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स चलते हैं जो मैंने ऊपर थोड़ा मेंशन किया। ठीक है, ये सब कुछ आपके यूनिट 8 का क्या है, सिलेबस है। ठीक है, चलो अगले आते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल फोर्स अमंग द फॉलोइंग, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड होगा भाई, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड की बात की जा रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड यहाँ पे कौन सा वो होता है, मजबूत होता है, तो बहुत बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, वो ऑप्शन में भी दिया हुआ है ना, वो ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, है ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में और भी चंद बातें लिखी हुई हैं, बट अगेन चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है। ठीक है, बट अगेन रैंडमाइज्ड तरीके से, है ना। अगला आता है ऑर्डर इज परसीव्ड बाय, जो खुशबू होती है, जो है ना, सुगंध होती है, उसको कैसे आप पता करते हैं, तो उसको टंग से, ऑल फैक्ट्री से, टैक्टाइल से, स्पर्श से, या फिर नोज से। कई सारे महान लोग होंगे जिन्होंने बायोलॉजी का बेसिक नहीं पढ़ा होगा कभी 9वीं 10वीं में, है ना, वो क्या लगा करके आएंगे, नोज लगा करके आएंगे। नहीं भाई, ऑर्डर आप नोज से परसीव नहीं करते हैं, आप नोज सिर्फ सिर्फ क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, हवा ले रहे हैं अंदर, है ना, उसकी खुशबू को अंदर लेके जा रहे हैं। नाक में किसी प्रकार का कोई क्या है, मैकेनिज्म नहीं बैठा हुआ है, वो सिर्फ क्या है, एक पाइपलाइन है, वो सिर्फ क्या है, एक पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन से जो चीज़ अंदर गई है उसको परसीव कैसे करोगे आप, घ्राण तंत्र की मदद से। किसकी मदद से, इसको घ्राण तंत्र कहा जाता है हिंदी में, है ना, क्या कहते हैं, घ्राण तंत्र, ऑल फैक्ट्री सिस्टम जो रहता है ना, उसकी मदद से आप कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर की मदद से, ऑल फैक्ट्री की मदद से। उस ऑल फैक्ट्री का एक हिस्सा क्या होता है, नोज होता है, लेकिन नोज सिर्फ एक पाइपलाइन है, वो पूरा परसीविंग का काम नहीं करेगा। परसीविंग का काम कौन करेगा, ऑल फैक्ट्री लोब करता है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री तंत्र के माध्यम से उसको परसीव किया जाता है। ठीक है, मिठास है वो टंग से, सॉल्टी है वो भी टंग से, शोर है वो जीभ के साइड वाले हिस्सों से, सॉल्टी नेचर है वो साइड और टिप वाले हिस्से से। ठीक है, जो बिटरनेस है वो बैक ऑफ द टंग से पता चलती है। ठीक है, तो अलग अलग वो रहते हैं आपके, है ना, इसमें टेस्ट, मतलब जो जीभ रहती है उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग टेस्ट के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उमामी सेवरी जो टेस्ट रहता है वो ग्लूटामेट रिसेप्टर के कारण आता है ना, इसीलिए हम इसके उमामी सेवरी टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कहाँ यूज किया जाता है, प्राइमरली मैगी में, या फिर इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें आती मार्केट में, है ना, उन सब में। ठीक है, चलो एपो एंजाइम क्या होता है, यूनिट 1 में आपका एंजाइम दिया हुआ है, वहां से एक क्वेश्चन निकला हुआ है। ठीक है, एपो एंजाइम क्या होता है, तो एपो एंजाइम दरअसल क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बनता है ना, सॉरी, एंजाइम जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बनता है। एंजाइम में 2 चीजें कौन सी होती हैं, एक होता है प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, कोफैक्टर। क्या होता है दूसरा, कोफैक्टर। ठीक है, अब ये जो एपो एंजाइम होता है तो जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एंजाइम बोलते हैं। ये संपूर्ण प्रोटीन नहीं है, सॉरी, बार बार प्रोटीन निकल रहा है, एंजाइम है ना। कोई भी एंजाइम को संपूर्ण एंजाइम बनने के लिए क्या चाहिए होगा, उसका कोफैक्टर भी चाहिए होगा, उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो भी चाहिए होगा, तब वो संपूर्ण एंजाइम बन पाएगा। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन क्या था, एपो एंजाइम क्या होता है, तो जो प्रोटीनियस भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज, है ना, द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे हमने एपो एंजाइम की बात कर ली जो प्रोटीनियस पार्ट है, और जैसा मैंने ऊपर बताया कि किसी भी एंजाइम को पूर्ण एंजाइम बनने के लिए क्या चाहिए होगा, प्रोटीन के साथ साथ कोफैक्टर भी चाहिए होगा, तब वो पूर्ण एंजाइम बन पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट होता है वो इनएक्टिव होता है, अकेला वो क्या है, इनएक्टिव है। वो एक्टिव कब होगा, जब उसके साथ क्या आके जुड़ जाएगा, कोफैक्टर आके जुड़ जाएगा, नॉन प्रोटीनस पार्ट आकर के जुड़ जाएगा, जैसे कोई वो आयन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर को एंजाइम, हॉलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये सब दिए हुए हैं, इनको भी आप जरूर पढ़ें, है ना। ये क्या शब्द होते हैं, इनके क्या मतलब होते हैं, यूनिट 1 का सबका हिस्सा है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। अगला, नेचुरली अकरिंग शुगर्स आर मोस्टली, नेचुरली अकरिंग शुगर्स सामान्यतया क्या प्रकार की शुगर होती हैं। अभी ऊपर बात कर रहे थे ना, जो मोनोसैकेराइड्स होता है उनको हम कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ द कार्बन्स, ठीक है। जैसे ट्राईसैकेराइड 3 कार्बन, टेट्रासैकेराइड 4 कार्बन, पेंटा, हेक्सा, है ना। तो जो नेचुरली अकरिंग शुगर है वो सामान्यतः सब क्या होते हैं, हेक्सोजेस होते हैं, हेक्सा मोनोसैकेराइड, ठीक है। ये हेक्सोजेस होते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, ग्लूकोज, बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना। ये सब इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर ट्राइयोज का जो बेस्ट एग्जांपल हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड है, टेट्रोज का एरोथ्रोज है, पेंटोज में राइबोज और जाइलोज आते हैं, है ना। यही राइबोज आपका कहाँ मिलता है, उसमें डीएनए आरएनए में मिलता है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है, डीएनए में, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एग्जैक्टली राइबोज कहाँ मिलता है, आरएनए में मिलता है, और डीएनए में क्या मिलता है, डीऑक्सी राइबोज मिलता है। क्या मिलता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज मिलता है, राइबोज नहीं मिलता है। क्या मिलता है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में मिलेगा, आरएनए में क्या मिलेगा, राइबोज मिलेगा डायरेक्टली, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जाइलोज, ठीक है। हेक्सोजेस में बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है ना, हेक्सोज वगैरह, ठीक है। इसके अलावा 7 कार्बन की शुगर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, सीडोहेप्टिलोज, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है वो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे और चंद बातें दी हुई हैं इनके बारे में, ये जरूर आप एक बार, है ना। अगला आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बिलोंग टू दी क्लास ऑफ एंजाइम्स। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, अब वापस से एंजाइम्स जब तुमने पढ़ा होगा तो एंजाइम्स का क्लास नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे तुम केमिस्ट्री में पढ़े रहोगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना, IUPAC IPAC नॉमेनक्लेचर होता है ना, उसमें केमिस्ट्री में नामकरण के लिए, जैसे इथेनॉल को तुम क्या बोलते हो, इथाइल अल्कोहल बोलते हो, उसी प्रकार से जो नॉमेनक्लेचर है यहाँ पे एंजाइम्स के लिए भी रखा गया है। ये जो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर है वो EC1 से लेकर के EC6 तक चलता है, ठीक है। अभी के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, हाइड्रोलेज क्लास का है। किस क्लास का है, हाइड्रोलेज क्लास का एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे EC1 से लेकर के EC6 तक की मैंने पूरी क्लासेस दी हुई हैं। जैसे आप हाइड्रोलेज में जाएंगे तो क्या मिलेगा, प्रोटीएजेस मिलेंगे, लाइपेजेस मिलेंगे, और क्या मिलेगा, गाइलेक्टोसाइडेजेस मिलेंगे, जो कि आपका क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है। EC1 में जाओगे तो क्या मिलेगा, कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पूरे एंजाइम मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डीहाइड्रोजनेज। जब EC2 में जाओगे तो उसमें कौन से मिलेंगे, ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप वाले एंजाइम मिलेंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, काइनेज, ट्रांसअमाइनेज, ठीक है। EC6 में जाओगे उसका नाम क्या है, लाइगेज है, ठीक है। इसमें किस प्रकार के एंजाइम मिलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन यूजिंग ATP, है ना। ऐसे एंजाइम जो बॉन्ड बनाते हैं किसकी मदद से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की मदद से। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, कार्बोक्सिलेज और सिंथेटेज, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, डायमंड क्या है, डायमंड एक एलिमेंट है, डायमंड क्या है, एक एलिमेंट है। किस नेचर का, एलोट्रॉप है ना, क्या है वो, एलोट्रॉप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या है, एलोट्रॉप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। उसको ध्यान में रखना है। डायमंड की प्रकृति के ही क्या होते हैं, कुछ और लोग होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, वो भी एलिमेंट है, कोल एलिमेंट है ना। फेलुरेंस, है ना, इसको बकीबॉल भी कहा जाता है, ये भी एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, डायमंड ही माना जाता है, ठीक है। सॉफ्टेस्ट मिनरल क्या माना जाता है, टेल्कम पाउडर, टैल्क माना जाता है, ठीक है। तो ये चंद बातें यहाँ पे थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक। कल की क्लास से हम लोग नया पेपर डिस्कशन चालू करेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।